बहुत समय पहले एक घना जंगल था। जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में सावित्री नाम की एक बूढ़ी महिला अकेली रहती थी। वह दादी के नाम से जानी जाती थी। उनके पति का बहुत साल पहले देहांत हो चुका था और बेटे बेटियां दूर शहरों में बस गए थे। दादी की आंखों में मोतियाबिंद था, चाल धीमी हो चुकी थी, लेकिन दिल अभी भी धड़कता था, प्यार और ममता से भरा हुआ। दादी अपने आप से बड़बड़ाती हुई, इन पेड़ों के झुरमुट में अब चिड़ियों की चहचहाहट भी कम हो गई है और बच्चों की किलकारी तो बस यादों में रह गई। एक दिन जब दादी अपने छोटे से बागीचे में बैठे फल छांट रही थी, तभी एक छोटा सा भूखा प्यासा बंदर पेड़ से उतरकर आया और बगल में बैठ गया। बंदर धीरे धीरे, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा, अम्मा? दादी चौंकी, लेकिन उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। उन्होंने पास रखा एक केला उठाया और बंदर की ओर बढ़ाया। दादी मुस्कराकर, आ बेटा, खा ले, भूखा दिख रहा है। तू कहाँ से आया? बंदर ने धीरे धीरे केला खाया और फिर सिर झुकाकर बोला। बंदर, मेरा झुंड मुझे छोड़ गया। मैं बीमार हो गया था और सब आगे निकल गए। अब मैं अकेला हूँ। दादी का दिल भर आया। उन्हें अपने बचपन की यादें आईं, कैसे उनकी माँ उन्हें गले लगाकर खिलाया करती थी। दादी, अब तू अकेला नहीं है। जब तक मेरी सांस चलेगी तू मेरे साथ रहेगा। उस दिन के बाद से बंदर दादी का साथी बन गया। वह दादी के साथ बागीचे में काम करता, लकड़ियां लाता और रात को उनके पास बैठकर उनके हाथों से खाना खाता। दोनों एक दूसरे की तन्हाई को बांटते। समय बीतता गया। गांव वालों को पता चला कि एक बूढ़ी औरत और एक बंदर साथ रहते हैं। कई लोग हंसते, कुछ चिढ़ाते। गांव का लड़का, देखो देखो, दादी पागल हो गई है, बंदर को पोता बना लिया है। लेकिन दादी को इन बातों की परवाह नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपने बंदर की चिंता रहती। एक दिन दादी बीमार पड़ गई। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। बंदर हर समय उनके पास बैठा रहता, पानी पिलाता, माथा सहलाता। दादी कमजोर स्वर में, बेटा, तू तो मेरा सहारा बन गया। न जाने तेरे बिना क्या होता। बंदर की आंखें नम थी। उसने दौड़कर जंगल से औषधीय जड़ी बूटियां लाईं, लेकिन हालत गंभीर थी। गांव के लोग फिर भी नहीं आए। तीसरे दिन दादी बेहोश हो गई। बंदर भागा भागा गांव की ओर गया। पहले उसने दरवाजे पर पत्थर पटके, पेड़ हिलाए और शोर मचाया। लोग बाहर आए तो देखा कि बंदर अजीब हरकतें कर रहा है। गांव वाले, क्या हुआ इसे? फिर किसी ने कहा। महिला, शायद दादी की तबीयत बिगड़ गई हो, चलो देख लें। लोग झोपड़ी तक पहुंचे। देखा, दादी बेहोश पड़ी थी और बंदर उनके पास बैठा आंसू बहा रहा था। गांव के वैद्य को बुलाया गया। दवाएं दी गई। दादी को होश आया। दादी धीरे धीरे, कौन लाया ये सब? गांव वाले, तुम्हारे बंदर बेटे ने हमें बुला लाया। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। वह बंदर को सीने से लगाकर बोली, जिन बच्चों को मैंने जन्म दिया वे नहीं आए, पर तू आया बेटा, तू ही मेरा असली बेटा है। इसके बाद गांव वालों की सोच बदल गई। वे दादी और बंदर का सम्मान करने लगे। बंदर अब दादी के साथ गांव के त्योहारों में शामिल होता, बच्चों को हंसाता और बूढ़ों की मदद करता। एक दिन जब मौसम ठंडा था और झोपड़ी के भीतर आग जल रही थी, दादी बंदर के गाल थपथपाकर बोली, मेरे जीने की वजह अब तू है, पर अगर कल मैं न रहूं तो तू दुखी मत होना। मेरी रूह हमेशा तेरे साथ रहेगी। बंदर कुछ नहीं बोला।
बस दादी का हाथ पकड़े बैठा रहा। फिर एक सर्द सुबह, जब सूरज भी शर्माते हुए निकला, दादी ने आखिरी सांस ली। बंदर उनके सीने पर सिर रखे बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप था। गांव वालों ने मिलकर दादी का अंतिम संस्कार किया। लेकिन जब सब लौटे तो देखा कि बंदर अब उस झोपड़ी से बाहर नहीं आता था। वह हर दिन दादी की तस्वीर के सामने बैठकर चुपचाप देखता, जैसे किसी पुराने गीत की लोरी सुन रहा हो। गांव का एक बुजुर्ग बोला, यह बंदर अब हमें इंसानियत सिखा गया। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना, रहस्यमय और विशाल जंगल था जिसका नाम था महावन। इस जंगल में हजारों जानवर रहते थे। हाथी, बाघ, हिरण, सियार, गीदड़, बंदर, चिड़िया, उल्लू, तोता और खरगोश। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे डरावना था, वो था एक भालू जिसका नाम था भूरी। भूरी बहुत बड़ा भालू था। उसकी मोटी मोटी आंखें, चौड़ा सीना और लंबे लंबे पंजे देखकर कोई भी जानवर उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। भूरी अपनी ताकत के बल पर ही जंगल में राज करता था। वह न शिकार करना चाहता था, न मेहनत करना चाहता था। बाकी जानवर उसे खाना देकर खुद को बचाने की कोशिश करते थे। शुरू शुरू में तो यह चलता रहा, लेकिन वक्त बीतता गया और हालात बदल गए। महावन में एक साल सूखा पड़ गया। बारिशें नहीं हुई, झीलें सूखने लगी, पेड़ों के पत्ते झड़ गए, फल फूल उगने बंद हो गए। जानवरों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। सब परेशान थे। कोई पहाड़ों की ओर जाने लगा, कोई नदी की दिशा में, मगर भूरी वहीं अपने गुफा के पास बैठा रहा। वह सोचता, कोई तो आएगा खाने के लिए। लेकिन अब कोई नहीं आता था। सब अपने लिए जद्दोजहद में लगे थे और भूरी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। भूरी को भूखे कई दिन हो गए थे। उसकी ताकत कमजोर पड़ रही थी। आंखें लाल हो चुकी थी। उसे चक्कर आने लगे थे। उसे गुस्सा भी आता और बेचैनी भी होती। एक दिन उसने ठान लिया कि अब जो भी सामने आएगा वो उसे खा जाएगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। उसी जंगल में एक छोटा नन्हा सा खरगोश भी रहता था। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत समझदार, फुर्तीला और हंसमुख खरगोश था। उसका एक छोटा सा घर जमीन के अंदर पेड़ की जड़ों के पास बना था। चिंकी अकेला रहता था, लेकिन बहुत खुशमिजाज था। वह दिन भर जंगल में दौड़ता, इधर-उधर खेलता और अपने लिए घास, जड़ें और कंद इकट्ठा करता। उस दिन जब भूरी बहुत भूखा था, चिंकी जंगल में अपने खाने की तलाश में निकला था। वह एक पुरानी झाड़ी के पास गया जहां उसे कुछ कंद मिलने की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही वह झाड़ी से निकला, सामने से भूरी आता दिखा। भालू की आंखों में भूख चमक रही थी। चिंकी समझ गया कि आज उसकी जान पर बन आई है। भूरी ने चिंकी को देखा और गुर्राया, रुक जा, तू बहुत देर से दिखा है। आज तू ही मेरा खाना बनेगा। चिंकी कांप गया, लेकिन वह समझदार था। उसने घबराने की जगह दिमाग लगाया। चिंकी ने हाथ जोड़कर कहा, भूरी भैया, मैं जानता हूं आप बहुत भूखे हैं, लेकिन मैं बहुत छोटा हूं, मुझे खाकर आपका पेट नहीं भरने वाला। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको एक ऐसी जगह ले चल सकता हूं जहां आपको मीठे फल, शहद और जड़ें मिल सकती आप वहां पेट भर सकते हैं, और अगर फिर भी आपको भूख लगे तो मुझे खा लेना। भालू ने उसे शक की नजरों से देखा, लेकिन भूख ने उसकी अक्ल को जकड़ लिया था। उसने सोचा,
ये खरगोश झूठ बोल भी रहा है तो क्या? उसे अभी खाने से अच्छा है पहले फल खा लूं। भालू ने चिंकी को आंख दिखाते हुए कहा। अगर तूने धोखा दिया तो मैं तुझे ऐसे चबाऊंगा जैसे गन्ना। चल मुझे ले चल। चिंकी ने जंगल की एक गुप्त पगडंडी पकड़ी और भालू को उस ओर ले गया। यह पगडंडी जंगल के उस हिस्से में जाती थी जहां कभी बहुत बड़ा बाग हुआ करता था। वहां अब झाड़ियों और कांटों का कब्जा था, लेकिन चिंकी जानता था कि एक जगह अब भी कुछ फलदार पेड़ हैं, जिन्हें बहुत कम जानवर जानते हैं। चलते चलते रास्ता कठिन होता गया। कहीं पत्थर थे, कहीं कांटे, कहीं दलदल। भालू को यह सब पार करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन भूख के कारण वह चलता रहा। रास्ते में चिंकी ने कहा। भैया, मैंने सुना है आपको शहद बहुत पसंद है। भूरी की आंखों में चमक आ गई। हाँ, वो तो मेरी जान है। चिंकी बोला। जहां मैं ले जा रहा हूं वहां एक पेड़ है जिस पर मधुमक्खियां ओं का बड़ा छत्ता है। अगर आप तेजी से चढ़ें तो आपको शहद भी मिलेगा। भूरी अब बहुत उम्मीद से भर गया था। इसी बीच चिंकी ने जंगल के एक बुजुर्ग और समझदार जानवर से संपर्क किया। वह था एक बूढ़ा उल्लू। नाम था टम्मू बाबा। टम्मू बाबा ने सारी बात सुनी और बोला। बेटा, भालू बहुत परेशान है, लेकिन अगर वो सही में सुधर जाए तो अच्छा है। लेकिन धोखा देने की कोशिश की तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। चिंकी बोला। अगर हम मिलकर कोई योजना बनाएं तो भालू को सुधार सकते हैं। बूढ़े उल्लू ने चिंकी को एक योजना बताई। उसी जगह एक पुराना कुआं था जो अब ढका हुआ था। उन्होंने तय किया कि भालू को उस तरफ ले जाया जाए, और जैसे ही वह फल खाने दौड़े, उसका पैर फिसल जाए और वह गड्ढे में गिर जाए। अगले दिन चिंकी भालू को उस जगह ले गया। वहां ढेर सारे जामुन, बेर और आम पड़े थे। भालू जैसे ही उन पर झपटा, उसकी जमीन खिसकी और वह सीधे गड्ढे में जा गिरा। भूरी। अरे, ये क्या हुआ? बचाओ, मैं फंस गया। ऊपर चिंकी आया और बोला। भैया, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, पर ये जंगल अब डर से नहीं समझदारी से चलेगा। ऊपर उल्लू टम्मू बाबा आए और बोले। भूरी, अगर तुम वादा करो कि दोबारा किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, मेहनत करोगे, तो हम तुम्हें बाहर निकाल सकते हैं। भालू बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने पहली बार अपने व्यवहार पर सोचा। भूरी, धीरे से। मैंने हमेशा दूसरों को डराया, कभी किसी की मदद नहीं की। आज अकेला हूँ, गड्ढे में हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं बदल जाऊंगा। मेहनत करूंगा, किसी को डराऊंगा नहीं। सारे जानवरों ने मिलकर भालू को बाहर निकाला, और तब से भालू ने अपनी आदतें बदल दी। वह खुद खाना ढूंढता, दूसरों की मदद करता, और चिंकी उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। महावन फिर से हंसी खुशी से भर गया। सीख: डर से नहीं, दोस्ती और समझदारी से जीवन चलता है। अगर किसी को सच्चा पछतावा हो और वो सुधारना चाहे, तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए।